वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं हिस्ट्री 10+2 जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चरर्स के लिए पोस्ट्स आ रही हैं उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने हाजिर हूँ। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे मौका देंगे कि मैं आपकी के लिए बहुत अच्छे वीडियोस लेके आऊँ, एटलीस्ट जब तक आपकी एग्जामिनेशंस हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, माइक्रोलिथ्स वर एक्सटेंसिवली यूज्ड ड्यूरिंग। तो माइक्रोलिथ्स क्या थे, सबसे पहले बता देता हूँ कि माइक्रोलिथ्स बहुत छोटे छोटे टूल्स थे। जैसे आप देखते हैं माइक्रो यानी कि बहुत छोटी चीज़, लिथ्स यानी कि स्टोन टूल्स। तो जो छोटे छोटे टूल्स थे ये कौन से टाइम पीरियड में यानी कि स्टोन एज के कौन से टाइम पीरियड में यूज़ हुए थे? पैलियोलिथिक यानी कि शुरुआती जो एज थी पैलियोलिथिक एज, स्टोन एज, नियोलिथिक जो कि नई वाली न्यू स्टोन एज थी, और मीजोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज, और चाल्कोलिथिक में हमें कॉपर और जो स्टोन टूल्स थे उनका इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो इसका आंसर मीजोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज में ये एक्सटेंसिवली यूज़ इनका देखने को मिलता है। ओके, तो एक ज़रूरी बात आपको मैं ये बता देता हूँ, दिस इज़ अ काइंड ऑफ माइंड टेक्निक जिसमें बहुत हम किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट जंप करते हैं, उसके पहले हमें ज़रूरी है कि हम ऐसे जैसे ये एक्सटेंसिवली यूज़ है तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the Aryan invasion theory of the decline of Harappan civilization was elaborated by whom? तो कौन शख्स ऐसे थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन होता है तो बहुत सारी थ्योरीज, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस हैं, लेकिन वो क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट कोई पढ़ नहीं पा रहा है, इट मीन्स कि जो भी हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स हैं दे नीड टू रिलाई ऑन द एविडेंसेस विच आर आर्कियोलॉजिकल इन नेचर। तो जो आर्टिफैक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर ये थ्योरी बात करती है। तो ये कौन से स्कॉलर ने इस वीडियो को प्रपाउंड किया? तो ये थे मॉर्टिमर व्हीलर। तो इनका नाम आप याद रखिए। एरियन इन्वेजन थ्योरी बहुत ज़रूरी थ्योरीज में से एक है, ऑल्दो इट इज़ आल्सो कंटेस्टेड, बट ज़रूरी क्वेश्चन है तो आपको देखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ साइंटिफिक टेक्निक इन आर्कियोलॉजी? जैसे मैंने आर्कियोलॉजी की बात की तो बहुत सारी साइंटिस्ट आए इस फील्ड में। जब कॉलोनाइजेशन के दौरान बहुत सारे मुल्कों में, इजिप्ट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अब उनकी जो क्यूरियोसिटी थी साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बाद, तो वो स्टडी करना चाह रहे थे कि ह्यूमन सोसाइटीज़ किस तरीके से डेवलप हुई। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स उन्होंने डेवलप की। तो उसमें से ये तीन की तीन टेक्निक्स जो हैं ये यूज़ होती हैं आर्कियोलॉजी। जब भी कभी आर्कियोलॉजी में टेक्निक्स की बात आती है तो आपको सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारी है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कार्बन 14 डेटिंग की, जिसमें कार्बन के डिके की बात की जाती है कि किस तरीके से वो डिके होता है, और उसके बाद थर्मोल्यूमिनेसेंस, और उसके बाद पोटाशियम ऑर्गन डेटिंग, और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें हमने 3 के 3 की बात की। तो इसमें क्या होता है, मेटल जिस तरीके से या जो भी उसके अंदर उसका डिके होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, नाउ 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। नाउ लेट्स मूव ऑन द 4th क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कभी कभी ऐसे छोटे से क्वेश्चन एग्ज़ाम के वक्त। तो द ऋग वेदा इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश सुक्तास। तो अब हमने हिम्न तो सुना होगा, लेकिन अब जब हम हिम्न पढ़ते हैं तो सुक्तास जो है ना, वो उसका ओरिजिनल जो लिंग्विस्टिक जो उसका यानी कि एक्सप्रेशन है वो 1028 हिम्न ही हैं ये, लेकिन यहाँ पे सुक्ताज है। तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार होकर कुछ दूसरे को टिक कर देते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी लाना ज़रूरी समझा, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी ज़रूरी समझी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन। मगधाज पॉलिटिकल सक्सेस इज़ जनरली एट्रीब्यूटेड टू इट्स 16 महाजनपदाज में से मगध जो था वो बहुत फ्लरिश किया उसने, तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस थे। आप एंशेंट हिस्ट्री जो है 12th क्लास की, उसकी जो एंशेंट पीरियड है उसमें मगध के बारे में बहुत डिटेल तरीके से दिया गया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी 3 चीज़ें थी?
फेवरेबल जोग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि एक तरफ हम हिमालयन माउंटेन्स हैं और दूसरी तरफ समंदर है, तो कोई इन्वेजन का ख़तरा नहीं था यहाँ पे। मोनोपोली ओवर आयरन ओर्स, झारखंड के एरिया में जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे आयरन ओर थी, लोहा वहाँ पे मिलता था, इसीलिए सेकेंड अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। ओके, और वहाँ पे रिसोर्सफुल रूलर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ फर्टाइल सॉइल, गंगा यमुना जितना भी दोआब है ये रीजन, ये बहुत फर्टाइल है, तो वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर किया। ओके, तो नेक्स्ट मूव ऑन टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इन बुद्धिज़्म द संघ वॉज नॉट ओपन टू, तो एक था बुद्ध, धम्म, संघ, तीन चीज़ें थी जो कि अशोका ने बहुत बड़े लेवल पे इनको उसका प्रचार किया। तो नंबर 3 बुद्ध, धम्म और संघ में बहुत सारे भिक्खु और भिक्षुनीज आते थे। तो इसमें से कौन कौन सी वीमेंस के लिए ये ओपन नहीं था? तो ये जितने भी प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए भी ये संघ ओपन नहीं था। रिबेलियस वीमेन जो थी उनके लिए भी ओपन नहीं था। मदर्स ऑफ अनवेन्ड चिल्ड्रन, 3 किस्म की औरतों के लिए ये ज़रूरी, इसके अंदर एंट्री जो थी वो उसकी परमिशन वो ओपन नहीं था। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अशोकास। ओके, तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 1, दे मोस्टली कंटेन explanations of Dhamm and the king's efforts to propagate it. Number 2 is, some of the inscriptions directly indicate Ashoka's allegiance to Buddha's teachings. And number 3, most of them are in the Prakrit language and Brahmi script. ओके, अब यहाँ पे बहुत बार हम जैसे ऐसे क्वेश्चन, जैसे ये वर्ड है ना मोस्टली, तो उसके बाद सम ऑफ और उसके बाद मोस्ट ऑफ देम, तो हमने नॉर्मली ये सुना होता है कि ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स में से ज़्यादातर स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होती हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 की 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया बुद्ध, धम्म और संघ 3 जो चीज़ें थी ये प्रोपोगेट की गई थी अशोका द्वारा। तो अशोका का जो धम्म का कंसेप्ट था वो एज अ स्टेट क्राफ्ट उसने इस्तेमाल किया था इतनी बड़े डाइवर्स एम्पायर को लेने, मतलब रूल करने के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट, सम ऑफ द इंस्क्रिप्शंस डायरेक्टली इंडिकेट अशोकाज एलिजेंस टू बुद्धाज टीचिंग्स। डेफिनेटली, बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पे बुद्धा को यानी कि अशोका ने बुद्धा का जो रिलीजन है बुद्धिज़्म उसको फॉलो किया था। और मोस्ट ऑफ देम आर इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट। डेफिनेटली सिर्फ यही नहीं, लेकिन सिर्फ यही प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट नहीं, और भी बहुत सारी अरमैइक में भी बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हैं, तो लेकिन मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, आज हम 20 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ यूज द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी फ्रेमवर्क टू एक्सप्लेन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर एक बड़े लेवल के ऊपर कंसोलिडेटेड एम्पायर सामने आया था एंशिएंट इंडिया में, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी थ्योरीज उसके एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए डेवलप की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत कोशिश की, रिसर्च की इसके ऊपर, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिला। अगर आप में से किसी के पास इसका आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। तो मुझे लगा कि अगर मैं ऑल दो कुछ रिलेटेड यानी कि बहुत नज़दीक वाले इसके ऑप्शंस निकल के आ सकते थे सामने, लेकिन मुझे लगा कि इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि आप भी कुछ लोग ऐसा काम कर पाएँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मैं आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि द ओरिजिन ऑफ कुशानाज इज़ ट्रेस टू। तो अब ये देखें, मौर्यन एम्पायर के पहले
बहुत सारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से बहुत सारे जो ट्राइब्स और बहुत सारे लोग हैं, कुशानाज, साकाज, पर्शियंस, ये सब लोग यहाँ से आते थे। लेकिन इनमें से कुशानाज एक ज़रूरी उन लोगों में से एक लोग कुशानाज भी थे जो कि बहुत बड़े लेवल पे फैले हुए थे। तो ये यूची ट्राइब से इनका ताल्लुक़ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, Allahabad pillar inscription prominently mentions the achievements of। तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अब जब भी अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आएगी तो आपके माइंड में डायरेक्ट समुद्रगुप्ता का नाम आना चाहिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमने सिर्फ रट्टा लगाना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका नेचर कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम आप जितनी भी हमारे पास नॉलेज होती है उसको यूज़ करके हम आंसर्स निकाल सकते हैं। तो लेकिन जब भी अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन का नाम आता है तो समुद्रगुप्ता का नाम आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ओके, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो कुछ ज़रूरी अच्छे वाले क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड। तो आप देखें कि बहुत एंशिएंट इंडिया में बहुत सारा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था, बहुत सारे लोगों ने लिखा था लिटरेचर। तो यहाँ पे जो गलत है ना, ये हर्षचरित्र भान भट्ट ने इस को लिखा था। तो इसलिए हर्षा के बारे में जो भान भट्ट कोर्ट हिस्टोरियन थे, उन्होंने जो भी सोसाइटी और ख़ासकर उस टाइम पीरियड में जितनी भी चीज़ें थी उनको लिखा था। तो ये भान भट्ट ने हर्षचरित्र लिखा है। तो इस तरीके से टेक्स्ट्स और उनके ऑथर्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ड्यूरिंग द इरा ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर कॉल्ड। तो बहुत मैंने कोशिश की इसका आंसर भी ढूंढने के लिए, अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका आंसर भी नहीं मिला। लेकिन आपको अगर इसका आंसर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। ओके, सो बाबर कन्क्वायर्ड काबुल इन विच ईयर। तो 1504 में बाबर काबुल को फतह करता है, जीतता है। और उसके बाद 1526 में जो लोधी डायनेस्टी है उसको हराता है और फिर जो इंडिया में मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन बनाता है। ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से ही काबुल के बाद ही बाबर का जो एक बड़े लेवल पे कैंपेन्स हैं वो पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। विच वन was not invited by अकबर टू डिस्कस रिलीजियस मैटर्स। तो जब एम्पायर बहुत बड़ा हो जाता है, आप एक चीज़ क्लियरिटी रखिए माइंड में, आपने देखा होगा बहुत सारे एम्पायर्स बढ़ते हैं। जैसे मौर्यन एम्पायर था, उसमें बुद्धिज़्म को बल्कि धम्म को एज आ स्टेट क्राफ्ट इस्तेमाल किया था। इसी तरीके से दीन इलाही अकबर ने इस्तेमाल किया था। और वहाँ पे जो इबादत खाना था, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे स्कॉलर्स आते थे और वो आके यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करते थे। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। लेकिन इनमें से किन को नहीं किया गया था? महाराजा जी राणा, इनको, ये एक फ़िलासफ़र हैं, इनको नहीं किया गया था इनवाइट। बाकी 3 लोगों को इनवाइट किया गया था। ओके, सांबाजी वाज अरेस्टेड बाय मुग़ल फोर्सेस फ्राम। सांबाजी को मुग़ल फोर्सेस ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो संग्रामेश्वर से इनको पकड़ा गया था जब मुग़ल्स और मराठा जो एम्पायर है या मराठा जो किंगडम है उनके दरमियान में जब फाइट्स और ये सारी चीज़ें सुप्रीमेसी के लिए होती हैं। तो शुरुआत में जो मराठाज़ हैं उनके भी 2 पीरियड हैं। एक पेशवा वाला पीरियड है, पहला वाला जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, बाद में वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी ज़रूरी बन जाता है। द ग्रेट फिल्म थ्योरी वाज propounded बाय होम। तो मुज़फ़्फ़र आलम साहब ने नहीं दी, C.A. बेली ने भी ये नहीं दी है। तो कैरन लेनॉर्ड, तो ये हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन है तो इसलिए J.F. रिचर्ड्स ने नहीं दी है। तो कैरन लेनॉर्ड ने द ग्रेट फिल्म थ्योरी को propound किया है। ओके, 4 क्वेश्चंस बच जाते हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं लंबा सा। द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा इज़
हाजी बेगम नहीं, गुलबदन बेगम बिल्कुल, क्योंकि ये हुमायूँ की सिस्टर थी और इन्होंने ही हुमायूँनामा लिखा था। और बाकी सलीमा बेगम और माहूम आंगा इन्होंने नहीं लिखा, बल्कि गुलबदन बेगम ने ही लिखा था। द फॉलो भक्ति सूफी पीरियड से एक क्वेश्चन है, मूवमेंट से क्वेश्चन है। द फॉलोअर्स ऑफ संत दिनेश्वर वर कॉल्ड वराकारीज, इनके फॉलोअर्स को कहा जाता है। कुछ जैसे ये नाथ पंथीज हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं अर्ली मीडिवल पीरियड और मीडिवल पीरियड में जो भक्ति सूफी मूवमेंट के साथ जुड़े होते हैं। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 19 सूफीज़म से है। आप देखें ये भक्ति से क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है सूफीज़म से है। यानी कि आप देखें एक यहाँ पे पैटर्न्स देखने को मिलता है। हम क्वेश्चंस में पैटर्न्स देख सकते हैं, क्रोनोलॉजी भी देख सकते हैं। मियाँ मीर जो कि एक फेमस सूफ़ी थे, जो कि आलमगीर औरंगज़ेब के भाई दारा शिकू, जो कि बहुत सारा इंटरेस्ट था उनको सूफीज़म में, और जो एंशेंट टेक्स्ट थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रोड्यूस हुए थे, संस्कृत टेक्स्ट बहुत सारे उन्होंने अपनी मेहनत के साथ ख़ासकर उपनिषद पे बहुत सारा काम किया था। तो ये जो मियाँ मीर हैं ये उनके उस्ताद थे, उनकी टीचर थे, तो वो कादरिया सिलसिला के थे। तो ये क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं अमीर खुसरो टेक्स्ट पे ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट एंड ऑथर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और क्योंकि ये सोर्सेज पे क्वेश्चन है हम इसको ये भी कह सकते हैं। विच वन इज़ नॉट अ वर्क ऑफ अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो साहब ने बहुत सारी डायनेस्टीज़ देखी थी मिडीवल पीरियड में, इसलिए उन्होंने उनके बारे में बहुत सारा लिखा था। तो ख़ज़ाइनुल फुतूह जो है ये एक्सपीडिशंस के ऊपर इन्होंने लिखा है। नूह सिपिर जो कि एक मसनवी थी, और किरानुस सादैन ये भी इनका टेक्स्ट है, लेकिन ताजुल मासीर इनका टेक्स्ट नहीं है। तो ये मैंने 20 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपके माइंड में जो ऑब्जेक्टिविटी है वो जागी होगी, और इसी तरीके के 20 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा डेफिनेटली। आई होप आप इस वीडियो को आपने एंजॉय किया, और उन 2 क्वेश्चंस का आंसर जो मुझे नहीं मिल पाया आप ज़रूर लिखेंगे कमेंट्स में, और मुझे जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे लगता रहे कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और मैं ऐसा कंटेंट आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड टेक केयर। और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। NCERTs को कभी मिस ना कीजिएगा। जो न्यू NCERTs हैं उनको आप पढ़िए, एंशेंट, मिडीवल और मॉडर्न, और बाकी आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।